तो आज से मैं ये सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में मैं आज जो है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। इसमें मेनली हम समझेंगे होल्डिंग कंपनी क्या है, उसका अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हैं। मेनली हमको यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, दैट इज़ होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो मेनली हमको स्टडी करना है, कैसे एक होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो ये मेनली हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। और फिर मैं बताऊंगा क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, कैसे प्रिपेयर करना होगा। कुछ वर्किंग नोट्स मेनली हमको पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी और फिर हम वो फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाएंगे। फिर हम वो फाइनल अकाउंट्स, वो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अभी ये जो होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स है, इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। होल्डिंग कंपनी बेसिकली किसे कहेंगे, टू व्हाट यू कॉल एज ए होल्डिंग कंपनी। तो कंपनी may acquire either the whole or majority of shares of another company। तो एक कंपनी, अगर सपोज दो कंपनीज है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, और ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के मेजर शेयर्स है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, कैसे वो होल्डिंग बन सकती है? तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। उन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करेगी तो वन कंपनी विल बी टर्म्ड एज ए होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी, एंड अनदर कंपनी विल बी टर्म्ड एज ए इट्स सब्सिडरी कंपनी। इससे पहले फर्स्ट टर्म में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए थे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है वो इसी तरह के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करता है, तो वो भी आप उसमें रेफर कर सकते हो। होल्डिंग कंपनी दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए कंट्रोलिंग कंपनी। द कंट्रोलिंग कंपनी इज नोन एज ए होल्डिंग कंपनी। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई सपोज ए लिमिटेड के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है बी लिमिटेड के, देन ए लिमिटेड विल बी होल्डिंग एंड बी लिमिटेड विल बी नोन एज इट्स सब्सिडरी कंपनी, वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। होल्डिंग कैसे बन सकते हैं, अभी आगे चलकर हम डिस्कशन में वो लेंगे कि कैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकती है। द पर्पज ऑफ गेटिंग कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी इज, अब एक कंपनी होल्डिंग क्यों बनना चाहेगी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ बिकमिंग अ कंपनी टू बी अ होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस क्यों होल्ड करना चाहती है, क्यों उस पर कंट्रोल करना चाहती है? तो ये उसके रीजंस है। एक तो कंपटीशन ब्रेक करने के लिए, कि भाई दो कंपनीज अगर इन बिटवीन, अगर उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो बेटर वे कि भाई एक कंपनी होल्डिंग कर ले दूसरे को, और फिर इंस्टेड ऑफ कंपटीशन वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट हो जाए और एक कंपनी जैसे उस पर बिजनेस कर सके इस तरह से। तो कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए इकोनॉमिक एक लार्ज स्केल, वही मोनोपोली का जो एम है कि एट लार्ज स्केल इकोनॉमी उनको अवेलेबल हो जाएगी, बिजनेस ज़्यादा बड़ा वो लार्ज स्केल पर कर पाएंगे। इंश्योरिंग स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी इट में पॉसिबल कि भाई सपोज एक कंपनी जो है फिनिश गुड्स प्रिपेयर करने का काम करती है, और जो अनदर कंपनी है उसका रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। तो अगर ये जो फिनिश गुड्स वाली कंपनी है, ये अगर उस रॉ मटेरियल वाली कंपनी को होल्ड कर लेती है, उस कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना लेती है, देन यहाँ पर कैसा है कि ये कंपटीशन ब्रेक हो जाएगा, इकोनॉमी एट लार्ज मिलेगा, साथ में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो सकती है इस तरह से। गेटिंग फॉर एश्योर्ड मार्केट फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर कैसा है कि कंपटीशन ब्रेक हो जाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो मोनोपोली क्रिएट होगी और वो मार्केट उनको अच्छा मिलेगा बिजनेस करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि भाई एक कंपनी होल्डिंग कंपनी क्यों बनना चाहेगी, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कैसे बनेगी, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर कर कर। अब वो होल्डिंग कैसे बन सकती है, तो ये कुछ वेज है होल्डिंग कंपनी बनने के, जिसमें पहला ये है कि इफ़ द कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3/4 ऑफ अनदर कंपनी। जैसे सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के, यानी बी लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है, सपोज बी लिमिटेड में 4 डायरेक्टर्स है, 4 में से 3 डायरेक्टर्स जो है वो ए लिमिटेड के हैं, तो देन ए लिमिटेड विल बी होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड, इस तरह से ये हो सकता है। सेकंड जो वे है, वेयर द कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी। ज़्यादातर केसेस में अभी हम जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स डील करेंगे उसमें ये जो सेकंड वाला कंडीशन है, ये कंडीशन मेनली हम चेक करेंगे कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स, जैसे सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं, अगर बी लिमिटेड के, मानकर चलते हैं कि बी लिमिटेड के अगर 1000 शेयर्स है, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ए लिमिटेड के पास अगर उन 1000 नंबर्स में से मोर देन 50%, सपोज 600 शेयर्स अगर ए लिमिटेड के पास है बी लिमिटेड के, देन ए लिमिटेड विल बी होल्डिंग मोर देन 50% हो गया, तो ए लिमिटेड विल बी होल्डिंग एंड बी लिमिटेड विल बी टर्म्ड एज इट्स सब्सिडरी कंपनी। इफ द सब्सिडरी इज हैविंग अनदर सब्सिडरी,
Suppose A Limited is a holding company, B Limited is a subsidiary company. Now B Limited is a holding company of C Limited, then A Limited will be holding of B as well as C, इस तरह से. तो सब्सिडियरी ऑफ अनदर सब्सिडियरी. तो यहाँ पर अभी B लिमिटेड जो है वो A लिमिटेड की सब्सिडियरी है और C लिमिटेड जो है वो B लिमिटेड की सब्सिडियरी है. तो C लिमिटेड बाय डिफॉल्ट A लिमिटेड की भी सब्सिडियरी मानी जाएगी, दैट विल बी सब्सिडियरी ऑफ अनदर सब्सिडियरी, इस तरह से. तो ये तीन कंडीशंस है, इन तीन वेज से, इन तीन तरह से यहाँ पर एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है दूसरी कंपनी की. एक सबसे मेन चीज़ यहाँ पर हम जो आगे चलकर प्रॉब्लम में डील करेंगे, मैं यहाँ पर ओवरऑल व्यू तो दे रहा हूँ, साथ में हम जो प्रॉब्लम में आगे डील करेंगे वो मेनली हमको देखना है. तो ये जो सेकंड कंडीशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हम ये चेक करेंगे और वो प्रॉब्लम में बताएगा भी कि जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर्ड है सब्सिडियरी कंपनी के. तो इस तरह से यहाँ पर ये एक कंपनी होल्डिंग और अनदर कंपनी विल बी इट्स सब्सिडियरी, इस तरह से ये होगा. Why to prepare a consolidated balance sheet of a holding company? मेनली हमको करना क्या है, एक consolidated balance sheet प्रिपेयर करना है. consolidated balance sheet एक combined balance sheet, जिसको आप एक combined balance sheet of holding company. हम यहाँ पर जो point of view रखेंगे, सपोज A लिमिटेड और B लिमिटेड दो कंपनी है और A लिमिटेड होल्डिंग है B लिमिटेड की, कैसे बनेगी वो वेज में हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया. सपोज A लिमिटेड के पास मोर देन 50% शेयर्स है B लिमिटेड के. तो अब ए लिमिटेड जब अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगी तो अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त ए लिमिटेड अपने इन्वेस्टमेंट्स बताएगी. ए लिमिटेड के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है जो उसने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं. तो ए लिमिटेड की एसेट अगर उसके इन्वेस्टमेंट्स बी लिमिटेड में शेयर्स बता रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स का, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक रूल ये है कि जितना डिटेल हो सके हम इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स तक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, और ये जो कंपनी है जो भी यहाँ पर अर्न करेगी, ये कंपनी जो भी यहाँ पर कमाएगी ये अपने शेयर होल्डर्स तक वो देने वाली है या शेयर होल्डर्स को वो देगी बाय वे ऑफ डिविडेंड और वटेवर भी. तो जो भी और शेयर होल्डर्स तक अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट पहुँचता है वो फाइनल अकाउंट्स पहुँचता है. नो डाउट शेयर होल्डर डे टू डे वर्किंग आकर चेक कर सकता है, कंपनी की रेगुलर डे टू डे वर्किंग चेक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर डे टू डे वर्किंग नहीं चेक करता. उसको जो अल्टीमेट स्टेटमेंट मिलता है, फाइनल अकाउंट्स जो उसको मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको मिलता है, उसी के बेस पर शेयर होल्डर ये डिसाइड करता है कि आगे इन कंपनीज में शेयर रखने हैं नहीं रखने. तो यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो काफ़ी डिटेल में हमको अवेलेबल होना चाहिए. अब डिटेल में अगर हमको फाइनल अकाउंट्स अवेलेबिलिटी चाहिए, फाइनल अकाउंट्स की डिटेल अगर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर अब यहाँ पर हमको जो फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा वो काफ़ी डिटेल में बनाना पड़ेगा. अब अगर मैं एक अपने इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूँ कि बी लिमिटेड में मैंने इन्वेस्ट किया है और अगर मैं मेजर उस बी लिमिटेड के शेयर्स को एक्वायर कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली मुझको बी लिमिटेड का भी पूरा अकाउंट्स यहाँ पर देना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ बी लिमिटेड का बैलेंस शीट सेपरेट, ए लिमिटेड का सेपरेट, अभी तो यहाँ पर हम ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं. इट मे पॉसिबल कि एक होल्डिंग की मल्टीपल सब्सिडरीज भी हो सकती है. अब अगर एक होल्डिंग की मल्टीपल सब्सिडरीज है, मान लो कि 4 सब्सिडरी है, 5 सब्सिडरी, तो आप कितनों के फाइनल अकाउंट्स शेयर होल्डर को दोगे और कितना शेयर होल्डर फाइनल अकाउंट स्टडी करेगा कि भाई आगे मुझको इसमें शेयर रखने हैं नहीं रखने. तो इट इज़ बेटर कि भाई इनको कंबाइन कर दिया जाए, इनको कंसोलिडेट कर दिया जाए, कुछ कॉमन चीज़ों को एलिमिनेट किया जाए. वही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि इनके बैलेंस शीट को हम कंबाइन कर प्रिपेयर करने वाले हैं. ए और बी हम यहाँ पर वन होल्डिंग वन सब्सिडरी में ही डील करेंगे. तो इन दोनों के बैलेंस शीट को मेनली हम कंबाइन करेंगे, देन कंबाइंड बैलेंस शीट विल बी टर्म्ड एज ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो ये जो कंबाइंड बैलेंस शीट है ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहलाता है. ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना, तो ये यहाँ पर हम जो प्रिपरेशन करेंगे, द पर्पस ऑफ क्यों, वाई टू प्रिपेयर दैट कंसोलिडेटेड, मैंने अभी यहाँ पर उसका बेस बताया. एक बार ये जो पॉइंट्स है ये भी हम देख लेते हैं. द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू शो द कंबाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडियरी. अभी जो मैंने बताया कि भाई इनकी एक कंबाइंड फाइनेंशियल पोजीशन हमको यहाँ पर प्रेजेंट करनी होती है. द शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी गेट अ कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर. अभी मैंने बताया कि भाई शेयर होल्डर के पास यही एक अल्टीमेट स्टेटमेंट है जो उन तक जाता है और उनको यही स्टेटमेंट के थ्रू डिसीजन लेना होता है कि भाई आगे इनमें शेयर रखें ना रखें. द शेयर होल्डर गेट अ बेटर आइडिया एंड पिक्चर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर शेयर होल्डर को एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि वेदर टू कीप और नॉट टू कीप, इस तरह से. इट हेल्प्स इन जजिंग द इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस. और कंबाइन किया हुआ होगा तो यहाँ पर इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस उनको जज करने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए वो इजी होगा. तो टू गिव द ईज टू शेयर होल्डर ये मेनली कंबाइन किया जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप. तो यहाँ पर अभी ये जो होल्डिंग और उसकी जो सब्सिडरीज है इनके ग्रुप का एक कंबाइंड स्टेटमेंट यहाँ पर अगर उनको अवेलेबल हो जाता है तो स्ट्रेंथ पता चलती है कि भाई ये जो ग्रुप है ये कितना स्ट्रेंथन है, ये कितना स्ट्रांग है और आगे फिर
शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग में वो ईजी देगा या ईज देगा। यहाँ पर अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो क्या बेसिक रूल्स को हम फॉलो करेंगे, कैसे हम ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ये मेनली अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पर ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल बता दूँ। देखिए, अगर मैंने अभी बात की, जैसे सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज है। ए लिमिटेड जो है होल्डिंग है क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है बी लिमिटेड के। बी लिमिटेड के जो शेयर्स है सपोज 1000 शेयर्स है, तो बी लिमिटेड के 1000 शेयर्स में से 600 शेयर्स अगर ए लिमिटेड के पास है, तो ये जो 600 शेयर्स अगर ए लिमिटेड के पास है, देन डेफिनेटली बचे हुए रिमाइंडर जो शेयर्स है वो किसी और लोगों के पास है, वो किसी और पर्सन के पास है, वो एक के पास है, 10 के पास है, 100 के पास है, वी डोंट नो। तो यहाँ पर अभी हम 600 और 400 अगर इन शेयर्स के बारे में बात करते हैं तो 600 तो ए के पास है, ए होल्डिंग है। जो 400 रिमेनिंग शेयर्स है वो जिन लोगों के भी पास है, दे ऑल कंबाइन आर टर्म्ड एज ए माइनॉरिटी। क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स 600 शेयर्स जो है वो होल्डिंग के पास है, तो ये जो होल्डिंग है ये मेजर कहलाएगी। और जो बचे हुए शेयर होल्डर्स है, जो बचे हुए 400 शेयर्स के शेयर होल्डर्स है, दे आर टर्म्ड एज ए माइनॉरिटी। तो होल्डिंग क्या करती है, देखो यहाँ पर एक जो बेसिक है बैलेंस शीट का, अगर मैं आपको बताऊं कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल लायबिलिटी, देन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज दैट इज। तो एसेट हमेशा कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटीज के बराबर होता है। तो इंस्टेड ऑफ एसेट में होल्डिंग माइनॉरिटी सेपरेट करना, इंस्टेड ऑफ लायबिलिटीज में होल्डिंग माइनॉरिटी सेपरेट करना, अगर हम कैपिटल में उसको सेपरेट कर लेते हैं, होल्डिंग का होल्डिंग को दे देंगे, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी को दे देंगे, और बाकी दूसरी बची हुई एसेट्स को हम कंबाइन कर लेंगे, तो इस तरह से ये जो बचा हुआ जो नेट इंटरेस्ट है जो माइनॉरिटी का बेसिकली है, वो अल्टीमेटली जैसे टोटल ऑफ एसेट सपोज 1 लाख रुपए की है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज डेफिनेटली 1 लाख की है। टोटल ऑफ एसेट अगर 1 लाख की है, लाइबिलिटीज अगर 40,000 रुपीज की है, देन कैपिटल विल बी 60,000। अब आप 1 लाख में से एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, देन कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल जो है हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैपिटल बराबर है एसेट और लाइबिलिटी के, तो एसेट 1 लाख माइनस लाइबिलिटी 40,000 विल बी इक्वल टू कैपिटल 60,000। तो एसेट इज इक्वल टू नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, ये मेनली बेस है। तो अब आप एसेट में उनको शेयर दो, लाइबिलिटी में उनको शेयर दो, इंस्टेड ऑफ सिर्फ कैपिटल में उनको शेयर दे दो, ये मेनली हम यहाँ पर करने वाले हैं, कैपिटल में शेयर देने वाले हैं। अब कंपनी का कैपिटल जो होता है सिर्फ कैपिटल नहीं होता, कैपिटल के साथ रिजर्व्स भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, वो प्रॉफिट्स भी हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग का जो शेयर है होल्डिंग को देंगे, माइनॉरिटी का जो शेयर है वो माइनॉरिटी को देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेपरेट करने वाले हैं जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 बैलेंस शीट्स अवेलेबल होंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का, और बाद में हम उसको कंबाइन कर बताएंगे, कुछ बेसिस पर हम उसको डिवाइड करेंगे, पहले कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर वो कंबाइंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो होल्डिंग के पास कितने शेयर्स है और माइनॉरिटी के पास कितने शेयर्स है, ये मेनली हम डिसाइड करेंगे। प्रॉब्लम वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर देगा, वो बताएगा, होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट दिखेगा, जो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल होगा, और बहुत सारे जो कॉमन कंटेंट्स हैं हम वो एलिमिनेट करते जाएंगे। तो होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट में मेनली हमको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, या तो प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं तो ये बात ज़रूर बताएगा कि होल्डिंग कितने शेयर होल्ड कर रहा है, होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स है माइनॉरिटी के सब्सिडरी कंपनी में। तो जो होल्डिंग के पास है वो होल्डिंग के हो गए, बचे हुए जो शेयर होंगे दे आर टर्म्ड एज ए माइनॉरिटी, और वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक कैलकुलेशन हम करने वाले हैं आगे, उसमें हम उसको देंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में मेनली यहाँ पर हम आगे कैलकुलेशन में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मैंने अभी आपको बताया कि एसेट में हिस्सा, लाइबिलिटी में हिस्सा ना देकर हम सिर्फ कैपिटल में हिस्सा होल्डिंग को देंगे, कैपिटल में हिस्सा माइनॉरिटी को देंगे, तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। साथ में मैंने बताया कि भाई कंपनीज अकाउंट में एक सबसे मेन चीज़ ये है कि नॉर्मली सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पूरा प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो कैपिटल इटसेल्फ कंटेन प्रॉफिट। बट कंपनीज अकाउंट में ऐसा नहीं होता, कंपनीज अकाउंट में प्रॉफिट को सेपरेट किया जाता है, प्रॉफिट को अलग रखा जाता है। अब यहाँ पर कंपनी के जो सब्सिडरी कंपनी है, मेनली ये जो डिवीजन हमको करना है सब्सिडरी का डिवीजन करना है, तो सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उनको मेनली हमको प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि होल्डिंग कंपनी
हमने मार्केट से एक साथ पूरे शेयर परचेज किए, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा कर कर होल्डिंग कंपनी शेयर परचेज करेगी। जिस दिन होल्डिंग कंपनी होल्डिंग बनी, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड किए, दैट डेट विल बी टर्म्ड एज ए डेट ऑफ एक्विजिशन। इससे पहले आपने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले के जो भी प्रॉफिट्स होंगे दे आर टर्म्ड एज ए कैपिटल प्रॉफिट, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद के जो भी प्रॉफिट्स होंगे दे आर टर्म्ड एज ए रेवेन्यू प्रॉफिट। यहाँ पर हमको प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। होल्डिंग के लिए तो प्री और पोस्ट ये जो मेनली डिवीजन कर रहे हैं हम होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। माइनॉरिटी के लिए तो प्रॉफिट प्रॉफिट है, सिंपल, उनका शेयर कैपिटल में हिस्सा, उनका प्रॉफिट्स में हिस्सा, ये मेनली हम कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी टर्म्ड एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस तरह से हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। बट होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट है इसको वो अलग रखना पड़ेगा। होल्डिंग कैपिटल प्रॉफिट को सेपरेट ट्रीट करेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट को सेपरेट ट्रीट करेगा। एक सबसे बेसिक चीज़ जो कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट में बाइफर्केशन की है वो ये है कि कैपिटल प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं। ये इसका बेस है, तो बस इसके लिए मेनली यहाँ पर हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट करेंगे, पहले तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉब्लम में जो कंटेंट्स हमको करने हैं ये मेनली ये पूरे बेसिक प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आगे एक एक पॉइंट को फिर सेपरेटली लेकर डिस्कस किया है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे, बिटवीन प्री एंड पोस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी डेफिनेटली, उस बेस पर हमको उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उनका कैपिटल माइनॉरिटी का उनका प्रॉफिट में शेयर, ये सेपरेट करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है ये मेनली ये कैलकुलेशन है कि जो शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, होल्डिंग कंपनी ने जो, जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स में जो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन शेयर्स को बी लिमिटेड ने प्रॉफिट से खरीदा है या लॉस से खरीदा है, दैट विल बी नथिंग बट टर्म्ड एज ए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वो अगर प्रॉफिट से खरीदा है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, और अगर लॉस से खरीदा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए गुडविल। ये मेनली आगे कैलकुलेशन अभी मैं डिस्कस करने ही वाला हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर होल्डिंग कंपनी ये करेगी कि अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस था, साथ में जो सब्सिडियरी का प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरे जो भी एडजस्टमेंट्स है, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग कैलकुलेशन करेंगे, एक अलग वर्किंग करेंगे, और उसमें ये मेनली हम कैलकुलेट करेंगे। और वर्किंग ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड अनसोल्ड स्टॉक, बहुत सारे ऐसे इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं जो इन दोनों के बीच में हुए हैं, वहाँ पर अगर वो प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट को एलिमिनेट करना, दैट विल बी टर्म्ड एज ए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आगे चलकर जब हम प्रॉब्लम में ये कंटेंट्स देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएंगे। ये स्टेप्स है बेसिकली जो हमको करना होगा एक प्रॉब्लम में। एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी इनडेटेडनेस, तो इंटरनल कंपनी के इनडेटेडनेस जो होंगे, अगर एक कंपनी डेटर है दूसरी कंपनी अगर क्रेडिटर है, और अगर हम उसको एज इट इज़ बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं तो कंबाइन करने के बाद खुद के डेटर खुद के क्रेडिटर नहीं हो सकते, तो इसलिए वो इंटरनल इनडेटेडनेस को हम एलिमिनेट करने का काम करेंगे जब हम कंबाइंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मेनली एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज अगर हुआ है, उन्होंने रिवैल्यू की है अगर कुछ एसेट्स को, तो वो मेनली रिवैल्यूएशंस करेंगे। तो एक प्रॉब्लम का जो मेजर पार्ट होगा वो ये इतने कंटेंट्स करेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट्स जो आगे चलकर हम प्रॉब्लम डील करने वाले हैं उसमें हमको ये सब बाइफर्केशंस करने पड़ेंगे, ये वर्किंग्स हमको करनी पड़ेगी, एंड देन फिर हम एक कंबाइंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडियरी कंपनी शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है बेसिकली रेशो के बेस पर होगा। शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, टोटल कितने शेयर्स है उसको डिवाइड करेंगे, होल्डिंग कंपनी के पास कितने हैं, और माइनॉरिटी के टोटल शेयर से, सब्सिडियरी के टोटल शेयर से होल्डिंग के पास कितने शेयर है इससे डिवाइड करेंगे, तो होल्डिंग का शेयर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स है और होल्डिंग के पास अगर 600 शेयर्स है, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये रेशो आ जाएगा, दैट विल बी 3:5, इस तरह से ये रेशो आ जाएगा। तो ये रेशो मेनली हम आगे चलकर कैलकुलेट करेंगे, हर प्रॉब्लम का ये पार्ट होगा। फिर प्री एक्विजिशन दैट विल बी कैपिटल प्रॉफिट और लॉस, और पोस्ट एक्विजिशन दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे, उनके जो रेगुलर प्रॉफिट्स हैं उनको। तो कैपिटल प्रॉफिट अभी मैंने बताया कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, और दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग जगह है। कैपिटल प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ट्रीट करेंगे, जबकि रेवेन्यू को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे उसमें हम उसको कंसिडर करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी में बी डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू,
द division such profit into capital and revenue, the date of acquisition of share by holding company should be considered. तो जब हम डिवाइड करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू में, तो होल्डिंग कंपनी की जो डेट है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, उसको कंसिडर करेंगे. बिफोर दैट विल बी प्री, आफ्टर दैट विल बी पोस्ट, इस तरह से उसको ट्रीट करेंगे. द प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एंड आफ्टर एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू प्रॉफिट. शेयर ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट. यहाँ पर अभी ये जो कैपिटल और रेवेन्यू बाइफरकेट करेंगे, उसमें होल्डिंग का हिस्सा होल्डिंग अलग तरह से ट्रीट करेगा, और माइनॉरिटी का जो होगा इट विल बी एडेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट. होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये अभी मैंने आपको कहा. और रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में वो मेनली ऐड होगा. हम वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ही वहाँ पर उसको ऐड करेंगे. आगे वो स्टेटमेंट के बारे में मैं बताऊँगा. तो इस तरह से ये कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स को हम डिवाइड करेंगे. माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, उनका जो माइनॉरिटी के पास आउटसाइडर्स अदर देन होल्डिंग जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके कितने पेड अप शेयर की वैल्यू है वो मेनली लेंगे, उसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, लेस करेंगे लॉस, दैट विल बी कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस. इस तरह से ये एड लेस करने के बाद नेट जो वैल्यू आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट. कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस. तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस बताएगा इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और अगर ये डेबिट बैलेंस बताएगा बहुत रेयर केस में, देन इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड. तो ये अगर लायबिलिटी में है तो ये देना दिख रहा है माइनॉरिटी का, होल्डिंग का देना है माइनॉरिटी को इस तरह से, और अगर एसेट में दिख रहा है तो होल्डिंग का लेना है माइनॉरिटी से, इस तरह से ये दिखेगा. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अभी ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है ये मेनली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी ये मेनली लेंगे. टोटल कितना इन्वेस्ट किया हुआ, कितने में हमने ये सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे थे, ये वैल्यू हम लेंगे. इसमें से लेस करेंगे उस शेयर की फेस वैल्यू, इसमें से लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट, और ऐड करेंगे कैपिटल लॉस अगर है तो. और नेट जो होगा, अगर ये पॉजिटिव बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व है, और अगर ये नेगेटिव बचता है तो कैपिटल रिजर्व है, और अगर पॉजिटिव बचता है तो ये गुडविल कहलाएगा. तो सिंपल यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट वो डेबिट बैलेंस था, तो पॉजिटिव अगर बचता है तो वो गुडविल होगा, और अगर नेगेटिव बचेगा देन वो क्रेडिट बैलेंस है एंड इट विल बी कैपिटल रिजर्व. तो ये आगे कैलकुलेशंस में जब आएगी बातें, ये मेनली हमारी वर्किंग नोट्स हैं जो हम आगे चलकर प्रिपेयर करने वाले हैं. कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस होगा वो कंसिडर करेंगे. हमारा हिस्सा रेवेन्यू प्रॉफिट में जो होगा, सब्सिडरी कंपनी से जो होल्डिंग को प्रॉफिट मिल रहा है रेवेन्यू में, वो इसमें ऐड करेंगे. लॉस अगर है रेवेन्यू में तो वो लेस करेंगे. अनरियलाइज प्रॉफिट है अगर स्टॉक का तो वो लेस करेंगे. इस तरह से ये वर्किंग नोट कंप्लीट करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के. ये मेनली वर्किंग नोट्स है जो आगे चलकर हम यूज़ करने वाले हैं. वर्किंग ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड स्टॉक, ये मेनली आगे कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा. जो माल बिक गया वो तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया, बट जो बचा हुआ माल है अगर उसमें एक कंपनी का, अगर एट नॉर्मली हम स्टॉक वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, बट एक कंपनी का एट प्रॉफिट अगर वो स्टॉक दिख रहा है, जब हम कंबाइन करेंगे तो एक कंपनी का अगर वो एट प्रॉफिट स्टॉक दिख रहा है तो फिर डेफिनेटली हमको वहाँ पर उसको कंबाइन करना, उसमें से वो प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो द स्टॉक रिजर्व इज क्रिएटेड वेदर द goods are sold by the holding company to subsidiary company or vice versa at a profit. The amount of unrealized profit, that is stock reserve, is deducted from the stock on the asset side and also from profit and loss account on the liability side of consolidated balance sheet. तो mainly ये bifurcation mainly हम करेंगे इस तरह से. Cancellation of investment and share capital, किस तरह से एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे, ये यहाँ पर एक उसका प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ. तो सपोज बैलेंस शीट दो कंपनीज है, एस लिमिटेड और एच लिमिटेड. जनरली यहाँ पर आप एक बात याद रखकर चलना कि जो फर्स्ट कंपनी होगी वो होल्डिंग होगी और जो सेकंड कंपनी होगी वो सब्सिडरी होगी. यहाँ पर अभी जैसे एस लिमिटेड जो है वो होल्डिंग है और एच जो है वो सब्सिडरी कंपनी है. ये जो दोनों कंपनीज के बैलेंस शीट यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं, तो फर्स्ट कंपनी जो है वो होल्डिंग है, 1,00,000 और 2,50,000 के सन्ड्री एसेट्स है. ये देखिए होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स में दिख रहा है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट कॉस्ट. यहाँ पर 2 लाख रुपए के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जबकि यहाँ पर शेयर कैपिटल में 2 लाख का ये शेयर कैपिटल यहाँ पर उनका दिख रहा है. अभी मैंने यहाँ पर प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया हुआ है, और क्रेडिटर्स दिख रहे हैं दोनों कंपनीज के. जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो बैलेंस शीट है 2 लाख रुपए के अगर उन्होंने शेयर
20,000 शेयर अगर 2 लाख रुपए के फुल्ली ओन्ड अगर कंपनी है, सब्सिडरी है, तो यहाँ से ये होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट 2 लाख चला जाएगा और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 2 लाख का चला जाएगा। ये फुल्ली ओन्ड एक कंपनी के बारे में बात है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम पार्टली ओन्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये कंबाइन अब कैसे होगा, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट कर देंगे और वहाँ से शेयर कैपिटल एलिमिनेट कर देंगे और इस तरह से कंबाइन करेंगे। देन सन्ड्री एसेट्स विल बी 1 लाख और 2,50,000 विल बी 3,50,000 की ये एसेट्स दिखेगी। और लाइबिलिटी साइड में ये लाइबिलिटी तो 2,50,000 की, क्रेडिटर्स दोनों हैं, और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल दिखेगा 1 लाख रुपए का। इस तरह से ये 3,50,000 से बैलेंस शीट टैली है। मीन्स जब हम कंबाइन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा और शेयर कैपिटल नहीं दिखेगा, वो हमारी वर्किंग नोट्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे चलकर जब मैं वो वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये शेयर कैपिटल 2 लाख का और ये जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का किस तरह से कहाँ कौन सी वर्किंग नोट में आया। और जब फाइनली हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे कंबाइन, तो वो इस तरह से ये कंबाइन बैलेंस शीट बनाएंगे। आई होप आज का ये जो लेक्चर था इसमें मैंने ये जो बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए जो डिटेल्स आपको बताई वो क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। और अगले लेक्चर से फिर हम अब इस पर प्रॉब्लम्स डील करेंगे। थैंक यू।